अचानक ही हॉल से कुछ आवाज आई जिसे सुनकर शहनाज और सितारा दोनों तुरंत वहां से हॉल की तरफ बढ़ गईं। शहनाज समझ गई कि जरूर स्वयं अपनी मामू के साथ यहाँ आ गया है। शहनाज और सितारा एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों ही रूम से बाहर निकल गईं। दोनों हॉल में आई तो देखती हैं वहां पर मिस्टर गिल खड़े थे। वहीं सामने स्वयं की माँ भी खड़ी थी। दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जहाँ स्वयं की मॉम की आंखों में गुस्से के भाव थे, वहीं शहनाज के डैड की आंखों में कुछ अनकहे जज्बात। तभी स्वयं वहां पहुंचा और बोला, नमस्ते अंकल जी, ये मेरी मॉम है और मैं आज आप लोगों को उनसे मिलाने लाया था। तभी स्वयं की मॉम नीरजा जी अपने बेटे की तरफ देखकर पूछती हैं, स्वयं क्या ये शहनाज के डैड है? स्वयं तुरंत बोला, यस मॉम। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नीरजा जी बिना किसी भाव से बोली, बस कंफर्म कर रही थी। वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए आगे बोली, बेटा मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनते ही सब चौंक गए। अब तक शहनाज, सितारा, रजत और उसकी मॉम भी आ गई थी। सभी स्वयं की मॉम नीरजा जी की कही बात सुनकर चौंक गए थे। शहनाज की मॉम को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मिस्टर गिल तो ऑफिस में स्वयं को शहनाज के साथ में देख चुके थे। उन्हें कहीं ना कहीं आभास हो चुका था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि स्वयं की माँ नीरजा जी है। स्वयं तुरंत अपने मॉम से बोला, मॉम आप क्या कह रही हैं? अभी तक तो आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और जल्द से जल्द ही रिश्ता करना चाहती थी, फिर अचानक से आपको क्या हो गया? नीरजा जी स्वयं की तरफ देखती है और थोड़ी रूड आवाज में बोली, मैंने कहा ना, मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। अगर शहनाज किसी गरीब घर में पैदा हुई होती या फिर किसी भिखारी के घर में पैदा होती तो भी मैं उससे रिश्ता कर देती, पर इस खानदान में पैदा होकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो भी इस इंसान की बेटी होकर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी कंफ्यूज भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन मिस्टर गिल बिल्कुल चुप थे। नीरजा जी ने तुरंत स्वयं का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटा, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं करना चाहती। स्वयं ने एक बार फिर से अपने मॉम को समझाते बोला, मॉम एक बार आप सहना से तो मिल लीजिए, आई एम श्योर वो आपको बहुत पसंद आएगी। तभी नीरजा जी की नज़र वहीं साइड में खड़ी शहनाज पर गई। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है वो लड़की ही शहनाज है ना? इतना बोल नीरजा जी शहनाज की तरफ इशारा किया तो स्वयं मुस्कुरा कर बोला, हाँ मॉम, यही शहनाज है, आपकी बहू। नीरजा जी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बहू नहीं बन सकती है। फिर वो अपने हाथों के इशारे से शहनाज को अपने पास बुलाती हैं। शहनाज धीमे कदमों से चलते हुए उनके पास आती है, फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये देखकर नीरजा जी बोली, खुश रहो बेटा, आई एम सॉरी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो और मैं चाहती भी हूँ कि तुम मेरे बेटे की पत्नी और मेरी बहू बनो, पर तुमने गलत घर में जन्म ले लिया। तुम अगर कहीं और पैदा हुई होती तो मैं पक्का बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें अपनी बहू बना लेती, लेकिन तुमने यहाँ पैदा होकर सबसे बड़ी गलती कर दी। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती। शहनाज कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें नम हो गई। वो नम आंखों से स्वयं की तरफ देखने लगी तो स्वयं पल के झपकाते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है, जैसे मानो कह रहा हो, शांत हो जाओ महबूबा, तुम मेरी जुनून हो तो घबराओ नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नीरजा जी ने तुरंत एक नज़र घूरकर मिस्टर गिल की तरफ देखती हैं और स्वयं का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर मेंशन से बाहर निकलने लगती हैं। स्वयं बार बार अपने मॉम से पूछे जा रहा था, पर नीरजा जी कुछ नहीं बोली। वहीं राघव भी हैरान था। उसे भी नहीं पता था कि आखिर नीरजा आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। जैसे मिस्टर गिल नीरजा जी को जाते हुए देखते हैं तो वो जोर से बोले, नीरजा एक बार मेरी बात तो सुनो। तभी नीरजा जी पीछे मुड़ी और गुस्से से लाल आंखों के साथ बोली, शट अप, जस्ट शट अप। मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर गिल। नहीं ना, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। इतना बोलते हुए नीरजा जी तुरंत ही स्वयं का हाथ पकड़े मेंशन से बाहर आ गई। स्वयं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था उसकी मॉम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। आज तक वो अपनी मॉम का ऐसे गुस्से में भी नहीं देखा था जिस तरह से नीरजा जी आज गुस्से में थी। दोनों ही बाहर आए और कार में बैठ गए। नीरजा जी राघव की तरफ घूर कर देखते बोली, राघव जल्दी से कार में बैठो, हमें अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना है, मुझे घुटन हो रही है इस जगह से। राघव भी जल्दी से आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार को तुरंत स्वयं की विला की तरफ बढ़ा दिया। गिल मेंशन में सभी लोग अभी भी हैरानी से अपनी जगह पर खड़े थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये सब क्या हो गया। शहनाज की मॉम शालिनी जी मिस्टर गिल की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या था? अचानक से ऐसे और कैसे रिश्ता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए शालिनी जी एक बार अपनी बेटी शहनाज की तरफ देखती हैं, जो कि
अपनी नजरों को नीचे झुकाए खड़ी थी। रजत और सितारा को सब कुछ पता था, क्योंकि शहनाज ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था, और वो दोनों तो स्वयं के साथ मिलकर धनुष को पकड़ने के लिए इतनी सारी प्लानिंग भी किए थे। शालिनी जी के पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो शालिनी थोड़ी गुस्से से बोली, मैंने कुछ पूछा है? आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ तो बताओ, आखिर ये लड़का कौन था? आई थिंक मैंने कहीं देखा है इस लड़के को, पर कहाँ? ये कहकर वो सोचने लगी। शालिनी जी फिर अचानक से बोली, हाँ, न्यूज़ में। ये शेखावत इंडस्ट्रीज का बड़ा बेटा है शायद ये। बोलते हुए शालिनी जी सबकी तरफ देख रही थी। तभी रजत अपनी मॉम के पास आया और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला, मॉम, पहले आप बैठ जाओ, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। शालिनी जी बैठ गई। फिर रजत उन्हें बताने लगा, मॉम, आपने सही गेस किया। ये शेखावत इंडस्ट्रीज का बड़ा बेटा स्वयं शेखावत था, और वो आपकी बेटी शहनाज से प्यार करता है। यहाँ तक कि शहनाज भी स्वयं से बहुत प्यार करती है। जैसे ही शालिनी जी ने ये सुना तो वो शहनाज की तरफ देखने लगी, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। वो शहनाज को अपने पास बुलाती है तो शहनाज धीरे धीरे चलकर अपनी मॉम के पास आई। शालिनी जी शहनाज के चेहरे को पकड़कर बोली, प्यार करती हो उससे? शहनाज अपनी मॉम की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले बस अपनी पलकों को झपका देती है। ये क्या है बेटा? मुझे बोल कर बताओ, प्यार करते हो ना इस लड़के से? अगर नहीं करती तो कोई बात ही नहीं। तभी शहनाज धीरे से बोली, प्यार करती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरी केयर करते हैं। वो तो मुझे उस लड़के की आंखों में भी देखकर पता चल गया था। पर मुझे ये बताओ, अगर आज ये सब नहीं होता तो मुझे कब पता चलता तुम्हारे बारे में? तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। ये बोलते हुए शालिनी जी एक बार फिर से रजत और इस बार शहनाज के भी कान पकड़ लेती। दोनों ही दर्द से कराते हुए बोले, आह मम्मा, हमारे कान छोड़ो ना, हमें दर्द हो रहा है। शालिनी जी मुंह बनाकर बोली, तुम दोनों को तो ऐसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तुम दोनों मुझसे अपनी बड़ी बात छुपा रहे हो। पहले कल तुम्हारा भाई और आज तुम। शहनाज अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, सॉरी माम, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। वो क्या है ना, मैं खुद कंफ्यूज थी, इसलिए मैं किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही थी। रजत अपनी मॉम से बोला, मॉम, आप मेरा कान तो छोड़ दो ना। आपने तो मुझे पहले ही कल पनिशमेंट दे दिया था, फिर आज ये क्यों? शालिनी जी घूरकर उसे देखती है, फिर दोनों के कान छोड़ते हुए बोली, ये लास्ट बार है। दोबारा अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। दोनों ही तिरछी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी से अपना सिर हिलाकर साथ में बोले, ओके माम। फिर शालिनी जी की नज़र मिस्टर गिल पर गई, जो कि चुपचाप सोफे पर बैठे हुए थे। आखिर स्वयं की मॉम इस तरह से रिश्ता क्यों तोड़ कर गई? शहनाज, रजत और सितारा को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। रजत तुरंत अपने डर को छुपाते हुए पूछता है, डैडा, ऐसा भी क्या हो गया जो इतने गुस्से में यहाँ से चली गई, वो भी आपको देखकर? आपके और उनके बीच क्या हुआ था? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? रजत के सवाल पर मिस्टर गिल उसकी तरफ देखने लगे, पर वो कुछ बोले नहीं। वो तुरंत सोफे पर से उठे और जाने लगे। तभी शालिनी जी बोली, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? आप ऐसे बिना बताए नहीं जा सकते। आप बताइए क्या बात है, क्योंकि इस सवाल में हमारे बेटी का भविष्य भी छुपा हुआ है। शालिनी जी की बात सुनकर मिस्टर गिल के कदम रुक गए और शहनाज की तरफ देखने लगे। चाहे जो भी हो, मिस्टर गिल अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। उनके लिए उनकी बेटी सबसे ऊपर थी। वो शहनाज के पास आए और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा, मेरे कारण आज तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल पा रहा है। सारी गलती मेरी है ना। मुझसे उस वक्त वो गलती ना हुई होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सितारा भी उन्हें अजीब तरह से देख रही थी। वो जाकर रजत के पास बैठती और आंखों के इशारे में उससे पूछने लगती है। रजत अपने कंधे उचका दिया, जैसे कह रहा हो, मुझे क्या पता कि आखिर डैडा क्या कहना चाहते हैं। शालिनी जी मिस्टर गिल को देखकर बोली, अब आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? ऐसी गोल गोल जलेबी की तरह बातों को मत घुमाइए। जो भी हो साफ साफ बताइए, ऐसा क्या हुआ है आपके और नीरजा जी के बीच? मिस्टर गिल ने कहा, मैं और नीरजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों का क्लास भी सेम था। साथ में पढ़ने से हम दोनों के बीच एक दोस्ती हो गई, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पता भी नहीं चला। जब एहसास हुआ तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनते ही शालिनी जी, शहनाज, रजत और सितारा चारों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
शालिनी जी की तो आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। वहीं मिस्टर गिल की नज़र जब सामने शालिनी जी पर गई तो वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर आगे बोले, आई नो शालिनी कि तुम्हें मेरी ये बातें बहुत चुभ रही होंगी, पर जो सच है मैं उसे झुठला तो नहीं सकता। ये सच है, मैं और नीरजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि पूरे कॉलेज में हम दोनों बेस्ट कपल कहे जाते थे। सभी हम दोनों के बारे में जानते थे और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त थे वो सब भी हम दोनों की शादी भी करना चाहते थे, पर हम दोनों की पढ़ाई नहीं हुई थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी अपनी फैमिली से बात करेंगे, और हम दोनों को ही यकीन था कि हमारी फैमिली मान जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली हमारी बातों को कभी भी नहीं टालते थे। इसलिए हम दोनों निश्चिंत होकर ऐसे ही साथ में पढ़ते और हमारे बीच का प्यार भी बढ़ता गया। मिस्टर गिल जैसे जैसे बातें बता रहे थे, शालिनी जी की आंखें और भी नम होती जा रही थी। उन्हें आज ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से जो इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती आ रही थी, उस इंसान ने तो कभी उससे मोहब्बत किया ही नहीं, क्योंकि उसकी मोहब्बत तो कोई और थी। वो तो सिर्फ एक रिश्ते को निभा रहे थे। ये सब सोचते हुए शालिनी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर किसी की भी नज़र उन पर नहीं गई। मिस्टर गिल अपनी बातें आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, पर वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार को बहुत जल्दी नजर लग जाता है। ऐसे कुछ हमारे साथ हुआ। उस वक्त हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर था। हम दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि ईयर कंप्लीट होते ही हम अपने अपने घर में जाकर अपने बारे में बता देंगे। जैसे हमारा पेपर ख़त्म हुआ, हम दोनों छुट्टियों में अपने अपने घर गए और हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि इस बार अपनी अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे और जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। ये सोचते हुए हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। पर जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ तो जैसे चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। उस वक्त घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। मिस्टर गिल ने उन्हें देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी मिस्टर गिल के पिताजी उठे और बोले, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, इनसे मिलो, ये हैं हमारे दोस्त जीवन सिंह और जीवन की धर्मपत्नी। मिस्टर गिल ने उनकी तरफ देखा और उनको नमस्ते किया। ये देखकर जीवन सिंह खुश होकर बोले, मानना पड़ेगा आपका बेटा बहुत ही संस्कारी है। क्या नाम है बेटा आपका? अमर गिल। ये सुनते ही जीवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों खुश होकर बोले, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। अमर यानी कि मिस्टर गिल अपने डैड की तरफ देखने लगे तो उनके डैड समझाते हुए बोले, बेटा ये लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। हमने उनकी बेटी शालिनी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही अमर गिल हैरान हो गए। अमर जी हैरानी से बोले, ये क्या है? आपने एक बार भी उससे पहले उनके डैड और दादाजी ने कहा, भाई हमें तो आपकी बेटी पहले से ही पसंद है। शालिनी बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी बच्ची है। वो इस घर में आएगी तो इस घर को स्वर्ग बना देगी। मिस्टर गिल कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनकी बातें कोई सुन ही नहीं रहा था। देखते ही देखते दोनों का रिश्ता तय हो गया। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर गिल अपने दादा के पास आए और बोले, दादाजी मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर उनके डैड गुस्से से बोले, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, हमने बचपन में ही तुम्हारी शादी शालिनी से तय कर दी थी और अब बस कुछ रस्में होने बाकी है। उसके बाद शालिनी और तुम्हारी शादी। ये सब ड्रामा मुझे नहीं देखना। मिस्टर गिल अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं माने। तभी दादाजी बोले, बेटा हमने उन्हें वचन दिया तुम्हें शालिनी से शादी करनी होगी। अब मिस्टर गिल को बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्ला कर बोले, नहीं, मैं नीरजा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, चाहे आप लोग माने या ना माने। इतना बोल मिस्टर गिल गुस्से से जाने लगे। तभी उनके डैड चिल्लाकर बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। ये सुनकर मिस्टर गिल रुके पर फिर वो पीछे मुड़कर बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस रिश्ते को नहीं मानूंगा। इतना बोल वो तुरंत वहां से चले गए। वो बाहर आए और नीरजा जी को कॉल किया। नीरजा जी ने उनकी कॉल रिसीव नहीं किया। अब उन्हें थोड़ी बेचैनी होने लगी। कुछ सोचते हुए वो नीरजा जी के घर का एड्रेस पता लगाए और अगले दिन उनके यहाँ पहुंच गए। वहां पहुंचने पे नीरजा जी के डैड मिस्टर गिल की तरफ देखते हुए बोले, तुम हो वो जिसे मेरी बेटी प्यार करती है? मिस्टर गिल झुककर उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ दिखाकर बोले, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ आ गए, क्योंकि मैं तुमसे मिलने ही वाला था। मिस्टर गिल को लगा शायद उन्हें दोनों की शादी की बात करनी होगी। नीरजा जी के डैड
उन्हें बैठने का इशारा किया, जिसे समझकर मिस्टर गिल सामने रखे सोफे पर बैठ गए। नीरजा जी के डैड अपने बैग में से कुछ नोटों की गड्डियां निकालते हैं और उनके सामने फेंकते हुए बोले, ये लो पैसे। क्या इतना बहुत है, या तुम्हें और चाहिए तो बोलो, पर मेरी बेटी की लाइफ से दूर हो जाओ। ये सुनते ही मिस्टर गिल हैरान हो गए। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए उनकी तरफ देखने लगे। तभी नीरजा जी के डैड बोले, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या ये कम है, और चाहिए तो बताओ, मैं और भी दे दूंगा। इतना केवल वो बैग में से और नोटों की गड्डियां निकालने लगे। अब मिस्टर गिल को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोले, आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मैं आपको भिखारी लगता हूँ जो आप मुझे पैसे दे रहे हैं? आप इस तरह से मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ नीरजा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही नीरजा जी के डैड पीछा मुस्कुराए और बोले, प्यार, शादी, वो भी तुमसे? मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे फटीचे से क्यों करवाऊं? माना कि तुम्हारे खानदान का नाम है, पर तुम्हारी क्या औकात है? तुमने आज तक अपने दम पर कुछ किया है? चलो ये भी मान लिया कि तुम अभी तक पढ़ रहे थे, पर अब तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अपने घर से बेदखल कर दिया, तो कहाँ लेकर जाओगे मेरी बेटी को, फुटपाथ पर? मिस्टर गिल उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोले, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं नीरजा को सारी खुशियां दूंगा। उसे कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस आप हम दोनों की शादी के लिए मान जाइए। एक बार फिर से नीरजा जी के डैड व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, शादी के लिए मान जाऊं? एक भिखारी से अपनी बेटी की शादी कर दूं? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी पहले ही बहुत बड़े खानदान में तय कर दी है, और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली है। ये सुनते ही मिस्टर गिल हैरान हो गए। वो अपनी आंखें बड़ी करके नीरजा जी के डैड की तरफ देखते हुए बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं और नीरजा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप इस तरह से हमें अलग नहीं कर सकते। अब नीरजा जी के डैड को बहुत गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते बोले, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें मार मार कर निकलवाऊंगा। और खबरदार, जो दोबारा मेरी बेटी का नाम भी अपनी जुबान पर लिया, उसका तुम जैसे फटीचे से कोई रिश्ता नहीं है। और अब मेरी बेटी भी इस रिश्ते के लिए मान गई है। ये सुनते ही मिस्टर गिल हैरान हो गए। वो तुरंत बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नीरजा मुझसे प्यार करती है, वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगी। मिस्टर गिल बोल ही रहे थे कि नीरजा जी के डैड अपने गार्ड्स को बुलवा कर जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर फिकवा दिया। वो फिर से उठकर जाने की कोशिश करने ही वाले थे कि तभी उनका फोन बजने लगा। वो अपने फोन को निकालकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वो घबराए हुए भागते हुए वहां से अपने घर के लिए निकल गए। वो जब घर पहुंचे तो उनके दादाजी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने यह कह दिया था कि उन्हें खुश रखा जाए। अगर किसी तरह का कोई सदमा उन्हें दिया गया तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही मिस्टर गिल डैड मिस्टर गिल की तरफ देखते हुए बोले, देखा, ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम इस तरह रिश्ते के लिए इनकार करते, ना इतना बवाल होता, और ना ही मेरे डैड की हालत ऐसी होती। तुम्हारे दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अमर जी, जो कि अपने दादाजी को बहुत प्यार करते थे, वो भला कैसे अपने दादाजी को इस तरह से देख सकते थे? वो अपने दादाजी के पास गए और उनके हाथों को पकड़कर बोले, दादाजी उठिए ना। आप आप अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? धीरे धीरे दादाजी की आंखें खुली तो अमर जी उनके पास ही बैठे थे। दादाजी अपने पोते को देखकर हल्का मुस्कुराए बोले, बच्चा, तुम आ गए, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये सुनकर अमर जी अपना सिर को ना में हिलाए और बोले, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी दादाजी बोले, तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? अमर जी एक बार फिर से सोचे पड़ गए और फिर धीरे से अपने सिर को हाँ में हिला दिया। ये देखकर दादाजी, अमर जी के डैड और सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके हाँ कहते ही शादी की रस्में शुरू कर दी गई। अगले दिन से ही शादी की रस्में स्टार्ट हुई और एक एक करके सारी रस्में होने लगी और देखते देखते उनकी शादी शालिनी जी से हो गई। शादी से पहले ही दादाजी ने मिस्टर गिल से वचन लिया था कि वो कभी भी शालिनी को कोई दुख नहीं देंगे और हमेशा उन्हें प्यार और सम्मान देंगे। इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कभी भी अपने अतीत के बारे में शालिनी जी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें तकलीफ होगी, और उन्हें वो प्यार और सम्मान देते रहे। सब कुछ बोलने के बाद मिस्टर गिल नम आंखों से सबकी तरफ देख रहे थे। शालिनी जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो मिस्टर गिल की तरफ देखते हुए बोली, मतलब इतने सालों से हमारे बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता था? आपने कभी दिल से मुझे अपनाया ही नहीं। वो प्यार, वो सब कुछ एक दिखावा था।
सच्चाई तो ये थी कि आप सिर्फ अपने वचन को निभा रहे थे। आपने कभी भी मुझे अपना माना ही नहीं। ये सुनते ही मिस्टर गिल तुरंत सालिनी जी की तरफ देखते बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सालिनी, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, माना कि मैं पहले किसी और से प्यार करता था, पर शादी के बाद मैंने अपने पति होने के सारे फर्ज निभाए हैं। सालिनी जी तुरंत हंसते बोले, जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ किया, पर दिल से तो कभी आपने मुझे अपनी पत्नी माना ही नहीं ना। सच्चाई तो ये है कि आपने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, सिर्फ एक मजबूरी मुझे समझते रहे। ये बोलकर शालिनी जी वहां से उठी और सीधे अपने रूम में चली गई। मिस्टर गिल ये सुनकर तड़प उठे और जल्दी से शालिनी जी के पीछे बाहर जाते हुए बोले, शालिनी मेरी बात तो सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब तक वो रूम में पहुंची उससे पहले ही शालिनी जी ने डोर को अंदर से लॉक कर दिया। अंदर बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर मिस्टर गिल बेचैनी से तड़प रहे थे। हाँ, ये सच था कि मिस्टर गिल कभी नीजा जी से बहुत प्यार करते थे, पर एक सच ये भी है कि अब मिस्टर गिल को अपनी वाइफ शालिनी जी से बेइंतहा मोहब्बत थी। रिश्ते निभाते निभाते कब उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। और अब वो शालिनी जी को इतना चाहते थे कि उनकी आंखों में एक आंसू भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अभी बेचैनी से बाहर तड़प रहे थे। वहीं शहनाज, रजत और सितारा तीनों ही बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ये अचानक से क्या हो गया। शहनाज भी अचानक से सोफे पर से उठी और अपने मॉम की तरफ रूम की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके डैड रूम के बाहर खड़े बेचैनी से यहाँ वहां टहल रहे थे। जैसे ही मिस्टर गिल ने अपनी बेटी को वहां देखा तो वो तुरंत शहनाज से बोले, बेटा अपने माँ से बोलो डोर ओपन करने के लिए, मुझे उनसे मिलना है। शहनाज एक नज़र अपने डैड की तरफ देखती है और फिर उनके डोर की तरफ देखती हुई बोली, मम्मा मम्मा डोर ओपन करो, आप ऐसे अकेले नहीं रह सकती। हाँ, माना कि आप डैड से नाराज हो, पर हम सबसे तो नाराज मत हो। प्लीज़ डोर ओपन करो मम्मा, मुझे आपसे मिलना है, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन शालिनी जी ने डोर ओपन नहीं किया और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई। सब कुछ इस तरह से शांत देख मिस्टर गिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनको इतना बेचैन होता देख शहनाज बोली, आप खुद को संभालिए डैड, मुझे पता है आप मैम को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं और आपकी बेचैनी मुझे बता रही है कि आप मैम को बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर मिस्टर गिल नम आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो शहनाज मुस्कुराते बोली, डैड जब इतनी मोहब्बत है तो बोल दीजिए ना कि उन्हें ये फर्ज नहीं आपका प्यार था। ये सुनकर मिस्टर गिल मुस्कुराए शहनाज के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची, अब तुम देखना मैं तुम्हारी मम्मा को कैसे मनाता हूँ। ये सुनकर शहनाज के होठों पर स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ अपने डैड की तरफ देखती हुई बोली, दैट्स लाइक माई सुपर डैड। तभी मिस्टर गिल एक सर्वेंट से रूम की स्पेयर की मंगाए। कुछ देर में एक सर्वेंट रूम की स्पेयर की लेकर के आया और मिस्टर गिल उस की से रूम का डोर ओपन करके अंदर चले गए। अपने डैड को अंदर जाते देख शहनाज के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वहीं रजत और सितारा भी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वयं पूरे रास्ते अपनी मॉम से बस लगातार यही पूछता रहा, मॉम आखिर बात क्या है, क्यों आप इस तरह से वहां से चली आई, अपना रिश्ता करने से भी मना कर दिया, क्यों मॉम। नीजा जी गुस्से से बोली, स्वयं मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारी और शहनाज की शादी नहीं हो सकती। तुम किसी दूसरी लड़की को ले आओ, मुझे मंजूर है, पर शहनाज को छोड़कर मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। इतना बोलते हुए नीजा जी कार से बाहर आई और तेजी से चलते हुए बिला के अंदर चली गई। स्वयं बस हैरानी से अपने मॉम को जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो भी कार से बाहर निकलकर बिला के अंदर आया। राघव भी उनके साथ ही बाहर आया। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से आंटी को क्या हो गया। उसे तो यही लग रहा था कि आज उसकी दोस्त की शादी फिक्स हो ही जाएगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। स्वयं भी सीधे अपने रूम में आया और अपना फोन निकाल कर तुरंत शहनाज को कॉल कर देता है। शहनाज जो कि अभी अभी अपने रूम में आई थी, फोन की रिंग की आवाज़ को सुनकर तुरंत कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से स्वयं की घबराई हुई आवाज़ आई, महबूबा तुम ठीक तो हो ना, और वहाँ सब लोग कैसे हैं। सॉरी मुझे नहीं पता कि मॉम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं, फिर भी अगर तुम लोगों को बुरा लगा हो तो। तभी शहनाज बोल पड़ी, शांत हो जाइए आप, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा और आंटी की नाराज़गी अपनी जगह जायज़ है, पर उन्हें सब सच नहीं पता। स्वयं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कन्फ्यूजन भरी आवाज़ में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो महबूबा। ये सुनकर शहनाज स्वयं को सारी बातें बता देती है, जो कुछ भी उसके डैड ने उसे बताया था। स्वयं जैसे जैसे शहनाज की कई बातों को सुन रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। स्वयं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसी समय राघव वहां पर आया। वो स्वयं से कुछ बोलने वाला था कि तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर गया। स्वयं को इस तरह से खोया हुआ देखकर बोला, यार कहाँ खोया है, कोई बात है क्या।
राघव के बुलाने पर स्वयं होश में आया और बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मॉम के बारे में। इतना बोल स्वयं चुप हो गया। स्वयं की बात सुन राघव तुरंत बोला, मैं भी तुझसे यही पूछने वाला था कि आखिर आंटी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? स्वयं ने अपने सिर को ना में हिलाया और बोला, नहीं, पर मुझे पता चल चुका है कि मॉम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी। ये सुनकर राघव तुरंत पूछता है, क्यों, क्या पता चला है तुझे? राघव के पूछने पर स्वयं ने उसे सारी बातें बता दी, जो कुछ भी सेनानियों से बताई थी। राघव एकदम से बैठ गया और खुद से बोला, ओ माय गॉड, लव स्टोरी है, वो भी अधूरी प्रेम कहानी। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस समय भी लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी इस तरह से शिद्दत वाली। और अगर आज आंटी और मिस्टर गिल की शादी हो गई होती तो तू अब तक तो अपनी महबूबा का भाई होता। राघव की बातें सुन स्वयं उसे खा जाने वाली नजर से देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसे इस तरह से देखकर राघव एक पल के लिए डर गया, पर फिर भी राघव हंसते बोला, क्या मैं सही तो कह रहा हूँ? अब तो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक, ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता। फिर तू क्या करता? तू अपने इस मुंह के पिटारे को बंद रख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वयं ने राघव की तरफ गुस्से से देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला। राघव तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख लेता और बोला, देख, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब तो गुस्सा मत कर। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आंटी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है और मैटर भी इतना सीरियस है तो फिर क्या होगा? क्या तू अब किसी और से शादी करेगा? स्वयं एक बार फिर से उस गुस्से से देखता हुआ बोला, जस्ट शट अप, हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। मैं और महबूबा एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम एक साथ ही रहेंगे। हमारी शादी तो होकर रहेगी, और वो भी पूरी फैमिली की मर्जी से। ये सब बोलते हुए स्वयं के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। वहीं सामने बैठा राघव स्वयं के चेहरे को ही देख रहा था। उसके स्माइल को देख वो मन ही मन बोला, जरूर ये डेविल कुछ सोच रहा होगा, तभी इसके होठों पर एक ही स्माइल है। ये जब भी ऐसे स्माइल करता है तो कुछ बहुत बड़ा करने वाला होता है। पर अभी क्या करने वाला है, क्योंकि इस बार तो इसे आंटी के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गिल शालिनी जी का रूम का डोर ओपन करके अंदर गए तो शालिनी जी बेड पर एक साइड बैठी हुई थी। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था। वो धीमे कदमों से चलती हुई उनके पास गए और वहीं उनके बगल में बैठ गए। वो धीरे से शालिनी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, शालिनी, मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा। इतना कहते हुए मिस्टर गिल की आवाज़ रुक गई, क्योंकि जैसे ही शालिनी जी ने उनकी तरफ मुड़कर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि शालिनी जी की आंखें इस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी और उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। ये देखकर न जाने क्यों मिस्टर गिल के सीने में दर्द सा हुआ। उनसे शालिनी जी के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो एकदम से शालिनी जी को पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं। शालिनी जी भी मिस्टर गिल के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी जी के अंदर का गुब्बार, जो इतनी देर से भरा हुआ था, वो अब फूट पड़ा है। वो मिस्टर गिल के सीने से लगकर बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगी। मिस्टर गिल कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल जम से गए थे, पर फिर एकदम से वो शालिनी जी को अपनी बाहों में भर लेते और प्यार से उनके बालों को सहलाते बोले, शालिनी, मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, माना कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच तुमसे छुपा कर रखा, लेकिन ये सच छुपाने के लिए मेरे दादाजी ने मुझसे कसम भी लिया था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं मौका मिलते ही तुम्हें सच बता दूंगा। पर धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे तुम्हारे साथ एक अलग सी फीलिंग और अटैचमेंट सा फील होने लगा। एक ऐसा एहसास जिसे मैं बयां भी नहीं कर पा रहा था। पर मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा। तुम्हारी कमी मुझे खाने लगी थी, और कब मेरा ये दिल तुम्हारे दिल से जुड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। इस कारण मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सका। मैं नहीं चाहता था कि मैं वो सब बात तुम्हें बताकर अपनी खुशहाल जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी लाऊं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू आए। ये सब बोलते हुए मिस्टर गिल का भी गला भर आया, जिससे महसूस कर साले जी ने धीरे से अपने चेहरे को ऊपर करके देखा तो मिस्टर गिल की भी आंखें नम हो गई थी। साले जी तुरंत मिस्टर गिल के होठों पर अपने हाथ रखकर बोली, बस बस, अब और मत बोलिए आप। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं कैसे भूल गई कि इतने सालों में आपने कभी भी मुझे कोई दुख नहीं दिया। आपने मुझे हर वो खुशी दी जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। आपने हर वो फर्ज निभाया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ निभाता है। आपने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि आपकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती की गई है। मैं आपके ऊपर बस थोपी गई हूँ। आपने तो खुशी खुशी इस शादी को अपनाया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर गिल अपने सर को ना मिलाते हुए तुरंत साले जी की आंखों से बाहर आ रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोले, बस
अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, अब आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी। मैंने कभी भी इस रिश्ते की मजबूरी नहीं समझा, मैंने हमेशा इस रिश्ते को दिल से अपनाया है। तो अपने दिल में ये बात बिल्कुल भी मत लेना कि हम दोनों का रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है। इतना कहकर मिस्टर गिल ने आगे बढ़कर सालनी जी के माथे को चूम लिया। सालनी जी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। मिस्टर गिल ने एक बार फिर से सालनी जी को अपने बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद सभी लोग रात का डिनर साथ में करते हैं, फिर अपने अपने रूम में चले गए। इस बीच किसी ने भी स्वयं के बारे में बात नहीं उठाया, क्योंकि मिस्टर गिल ने कहा था कि वो अब इस मैटर को खुद ही हैंडल करेंगे। शहनाज अपने रूम में आई और पहले वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर आकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसे आज पूरे दिन का सब कुछ याद आने लगा। न जाने क्यों नीरजा जी की कही हुई बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसके दिल में एक दर्द सा हो रहा था। उसका चेहरा उदास हो गया। वो अपने हाथों को आगे बढ़ाई और वहीं रखे अपनी क्यूटी पाई को दोनों हाथों में भरकर बोली, देखो ना क्यूटी पाई, पिछले जन्म में तो वैसे भी मैं उनसे नहीं मिल पाई थी, पर इस जन्म में जब उससे मुलाकात हुई तो पता चला कि इनके दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, और मैं भी उनकी मोहब्बतें बहती चली गई। शायद कुछ लोग सही कहते हैं, कभी कभी किसी की मोहब्बत को मुकाम नहीं मिलता है। शायद ऐसा ही मेरे साथ भी है। मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं लिखा है। ये सब बोलते हुए शहनाज की आंखें हल्की से नम हो गई। फिर वो तुरंत ही अपने आंसुओं को साफ करके अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सितारा और रजत दोनों एक ही रूम में एक बेड पर सो रहे थे। दोनों बिल्कुल चुप थे। रजत ने सितारा को अपनी बाहों में भर रखा था और सितारा उसके सीने पर अपने हाथ रखे हुए थी। सितारा रजत की तरफ एक नज़र देखती और धीरे से बोली, मुझे ना जाने क्यों शहनाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्वयं जी की मम्मी पता नहीं इस रिश्ते के लिए मानेंगी भी या नहीं। मुझे ये डर सताए जा रहा है। रजत सितारा के बालों में अपने हाथ चलाते बोला, डोंट वरी, डैड ने कहा है ना कि वो इस मैटर को खुद हैंडल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है डैड जल्द ही इस मैटर को सॉल्व कर देंगे और शहनाज को भी हमारी तरह उसका प्यार मिल जाएगा। जैसे हम दोनों एक हो गए वैसे स्वयं और शहनाज भी जल्दी एक हो जाएंगे। इतना कहते हुए रजत नीचे झुककर सितारा के गालों को किस कर देता है। ये देखकर सितारा तुरंत बोली, ओह माय गॉड। सितारा की आवाज़ सुन रजत उसे अजीब नज़रों से देखने लगा तो सितारा बोली, आप उठिए और जल्दी से यहाँ से जाइए, वरना अगर मॉम ने हमें साथ में देख लिया तो कल तो आप बच गए थे, लेकिन आज तो आपका पता नहीं। वो बहुत गुस्से में है, उनका मूड भी सही नहीं है। कहीं वो आपकी अच्छे से पिटाई कर देती तो फिर क्या होगा। सितारा अब तक उठकर बैठ गई थी। ये देखकर रजत मुंह बनाया और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। फिर बोला, हेलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बाहर भगाने का ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था। कोई नया तरीका सोचो। सितारा खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आंटी ने देख लिया तो फिर वो आपको छोड़ेंगी नहीं। फिर मुझे आप मत बोलिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। उसके बाद अगर आपकी पिटाई होगी ना तो मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। आंटी जी आपको डंडे से यहाँ वहाँ दौड़ा दौड़ा के मारेंगी और आप उनसे डरते हुए इधर उधर भागेंगे और मैं आराम से बैठकर दूर से देखूंगी। ओह माय गॉड, क्या इमेजिनेशन है। सितारा बस बोली जा रही थी, वहीं रजत उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देख रहा था। जब उसे और नहीं सुना गया तो वो एकदम से उसकी तरफ झुका और उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया, जिससे सितारा के कहे शब्द गले में ही रह गए और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेना धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। अचानक उसके रूम में एक लंबी चौड़ी आकृति दाखिल हुई। उसकी काली गहरी निगाहें बेड पर सो रही शहनाज पर जाकर ठहर गई। सोते हुए शहनाज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो आकृति धीरे धीरे चलकर शहनाज के बिल्कुल करीब आई और उसके चेहरे की तरफ झुक गई। उसकी नज़र शहनाज के हाथों पर जाकर ठहर गई और उसकी आंखें एक बार फिर से गुस्से से लाल होने लगी। वो एकदम से शहनाज के हाथों में पड़े, उसकी क्यूटी पाई को दूर फेंका और खुद जाकर शहनाज के बगल में लेट गया। फिर शहनाज की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। शहनाज, जो कि अभी कुछ सेकंड पहले ही सोई थी, ऐसे अचानक किसी के पकड़ने से उसकी आंखें खुल गईं। वो हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल सामने लेटे शख्स को देखकर बोली, आप? और यहाँ मेरे रूम में, वो भी इतनी रात को? चलिए उठिए और जाइए यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो। स्वयं शहनाज को पहले घूरता है, फिर एकदम से उसके करीब आकर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम महबूबा, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया और तुम हो कि बस मुझे भगा रही हो। ये तो गलत बात है। शहनाज उसे घूरते बोली, अच्छा, अभी सुबह इतना सारा बवाल हुआ है और आपको मुझसे मिलने की पड़ी थी। अगर आपकी माँ को पता चल गया तो आपको पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने तो पहले ही इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। स्वयं शहनाज की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद से चिपकाते बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। बस तुम मेरे पास आओ और मुझे प्यार करो।
शहनाज उससे दूर होते बोली, कितने बेशर्म हैं आप, आपको प्यार की पड़ी है, यहाँ मुझे डर लग रहा है कि न जाने क्या होगा। शहनाज की ऐसी बातें सुन स्वयं के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो शहनाज की तरफ झुकते हुए बोला, मतलब मेरी महबूबा मेरे लिए तड़प रही है और वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है, मैं सही कह रहा हूँ ना? शहनाज मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों तड़पूं भला आपके लिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। स्वयं बोला, अच्छा रियली, तुम्हें बिल्कुल भी तड़प नहीं हो रही, तुम मेरे लिए परेशान नहीं हो, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कहीं हमारी शादी नहीं हुई तो? नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब क्या कर सकते हैं जब घर के बड़े ही नहीं मान रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए। शहनाज भी स्वयं की बात सुन नॉर्मल वे में बोली, जिसे स्वयं कुछ सोचकर तुरंत बोला, अच्छा अगर मॉम ने मेरी शादी किसी और से कर दी तो उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शहनाज भी उसी नॉर्मल वे में बोली, हाँ, अब उसमें मैं भला क्या कर सकती हूँ? स्वयं को तो शहनाज की बातें सुन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर बोला, ठीक है, तो मैं भी उस लड़की से शादी कर लूंगा और उसे बहुत प्यार सारा प्यार करूंगा, उसके करीब जाऊंगा, उसके होठों पर किस करूंगा, उसके बॉडी पार्ट्स पर अपने हाथ चलाऊंगा, उसके एक एक पार्ट्स पर किस करूंगा, उसे बहुत सारा प्यार तो करूंगा, उसके साथ अपनी रातें बिताऊंगा। ये सब सुनकर शहनाज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से स्वयं की तरफ बढ़ती है और उसके कॉलर को पकड़कर बोली, सोचिएगा भी मत, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो। स्वयं तुरंत बोला, तो क्या करोगी तुम? शहनाज उसी तरह गुस्से से स्वयं की कॉलर को पकड़े हुए उसकी आंखों में घूरकर देखते बोली, जान ले लूंगी मैं उस आपकी और उस चुड़ैल की भी। स्वयं झट से बोला, अच्छा अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसकी ओर मेरी जान क्यों लोगी? वो तो मेरी वाइफ रहेगी ना। शहनाज गुस्से से बोली, खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को अपनी वाइफ बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये सब बोलते हुए शहनाज की गाल गुस्से से लाल हो गए थे। वहीं स्वयं शहनाज की गालों को देख उसका दिल बेचैन होने लगा। वह एकदम से उसे लेकर पलट गया और बोला, अच्छा मैं तो चाहता ही हूँ महबूबा कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो। भला कौन अपनी इतनी खूबसूरत सी महबूबा को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? मेरी तो सांसें भी तुमसे ही चलती हैं, जिस दिन मैं तुमसे दूर हुआ ये सांस भी रुक जाएगी। ये सुनकर शहनाज को पिछले जन्म की याद आने लगी, जब वो मर गई थी तो स्वयं ने भी अपनी जान ले ली थी। ये सोचते वो एकदम से स्वयं के होठों पर अपने होठ रख देती है, जिसे स्वयं एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि शहनाज खुद से आगे बढ़कर उसे किस कर रही थी। पर कुछ सेकंड बाद स्वयं भी एक्साइटेड होकर उसके होठों पर पैसेंटली किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को बेतहासा चुभने लगे। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। किस करते हुए ही स्वयं शहनाज के ऊपर आ गया और शहनाज अब उसके नीचे दबी हुई थी। स्वयं ने शहनाज के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे बेड पर प्रेस कर दिया। फिर बड़े ही पैसेंटली शहनाज के होठों पर किस करने लगा। दोनों पर ही मधुसी छाने लगी थी। किस करते हुए स्वयं अपने एक हाथ को शहनाज की कमर पर ले गया और वहां धीरे धीरे सहलाने लगा, जिससे शहनाज सिहर उठी और वो कसमसाने लगी। लेकिन शहनाज के ऐसा करने पर भी स्वयं शहनाज को नहीं छोड़ा। वो और भी तेजी से उसके कमर को रब करने लगा। वो कमर पर रब करते हुए अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर ले गया और शहनाज के पेट पर अपने फिंगर से सहलाने लगा, जिससे शहनाज मचल उठी। वो स्वयं को दूर करने लगी पर वो स्वयं को हिला भी नहीं पाई। स्वयं धीरे से शहनाज के होठों को छोड़ा और शहनाज की तरफ देखने लगा तो शहनाज उसे आंखों से मना करने लगी, जिस पर स्वयं एकदम से उसके बगल में लेट गया। वो भी थोड़ा नाराज लग रहा था, जिसे शहनाज भी समझ गई। वो पहले खुद को ठीक की और फिर स्वयं से आकर लिपट गई, पर स्वयं ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर शहनाज को थोड़ा बुरा लगने लगा और उसकी आंखें नम हो गई। स्वयं जिसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर रखे थे, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपने चेहरे को शहनाज की तरफ किया तो उसकी आंखें सर्द हो गई। वो शहनाज की कमर को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो शहनाज के चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर कर देखता है तो शहनाज की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। ये देखकर स्वयं को थोड़ा बुरा लगा। वो अपने कोल्ड वॉइस में बोला, ये सब क्या है महबूबा, तुम रो क्यों रही हो? शहनाज कुछ नहीं बोली। स्वयं फिर से उसके गालों पर हल्का सा रब करते बोला, मैंने कुछ पूछा महबूबा, तुम रो क्यों रही हो? शहनाज एक नज़र स्वयं की तरफ देखती है, फिर धीमी आवाज में बोली, आप मुझसे नाराज है ना, क्योंकि मैंने आपको वो इतना बहुत। शहनाज चुप हो गई और रोते हुए सुबकने लगी। स्वयं शहनाज को ऐसे देखकर उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करता है, फिर बोला, क्या बोला तुमने? मैंने सुना नहीं। मैं तुमसे नाराज? पर क्यों? शहनाज रोती बोली, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त वो इतना बोल। शहनाज चुप हो गई। शहनाज की अधूरी बातों को स्वयं समझ गया और उसके होठों पर स्माइल आ गई, पर वो खुद को नॉर्मल कर शहनाज की कमर को सहलाते बोला, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा?
पर शहनाज कुछ नहीं बोली। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। स्वयं शहनाज के ऐसे चुप रहने पर उसे लेकर पलट गया और अब शहनाज स्वयं के नीचे दबी हुई थी। स्वयं शहनाज के नोज पर अपने नोज को रब करते बोला, बताओ ना महबूबा, तुमने मुझे क्या। पर शहनाज इस बार भी कुछ नहीं बोली। उसकी तो स्वयं से नजरें भी नहीं मिलाने की हिम्मत हो रही थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। स्वयं शहनाज के कानों के पास जाकर अपनी गर्म सांसों को उसके कानों में छोड़ के बोला, बताओ ना महबूबा, क्या तुमने मुझे वो। शहनाज ने कस कर बस बेडशीट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है, क्योंकि स्वयं की गर्म सांसों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसे स्वयं ने भी महसूस कर लिया था। उसके होठों की स्माइल और गहरी हो गई थी। स्वयं ने शहनाज के बालों में अपने चेहरे को छुपाया और उसकी गर्दन पर अपने नोज को रब करते हुए बोला, बताओ ना महबूबा, तुमने मुझे क्या। शहनाज अब स्वयं को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शहनाज गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त वो नहीं करने दिया, इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए ना। जैसे स्वयं ने शहनाज की मीठी सी आवाज सुना, उसने अपने चेहरे को शहनाज के बालों में से बाहर निकाला और उसके गालों पर अपने गालों से रब करते बोला, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपने महबूबा से नाराज हो जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता महबूबा। जिस दिन ये स्वयं सिंह शेखावत अपनी महबूबा से नाराज हुआ, तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जीते जी तो ये स्वयं सिंह शेखावत कभी भी अपनी महबूबा से नाराज नहीं हो सकता। पर हाँ, मेरी महबूबा जरूर मुझसे नाराज हो सकती है। अगर वो होती भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जल्द ही ये स्वयं शेखावत उसे अपने तरीके से मना लेगा। लास्ट की लाइन स्वयं ने बड़ी ही मधुसी के साथ कही थी, जिसे सुन शहनाज शर्मा गई और स्वयं के सीने पर हल्का सा मारते बोली, आप बहुत बुरे हैं। स्वयं शहनाज के गालों के पास झुका और बोला, और मेरी छोटी सी प्यारी सी महबूबा बहुत क्यूट है। शहनाज इस वक्त स्वयं को बहुत ही क्यूट लग रही थी। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, जो कि उसकी खूबसूरती में और निखार ला रहा था। स्वयं शहनाज के नोज पर हल्का सा पिंच करते हुए बोला, इस वक्त तुम किसी छोटी सी खरगोश की तरह लग रही हो, और तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। ये सुनते ही शहनाज फिर से अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है। तभी स्वयं एकदम से पलटा और शहनाज को अपने ऊपर कर लिया। वो शहनाज की कमर को सहलाते बोला, ये बात तो सच है कि मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता, पर अगर तुम नाराज हुई तो मैं तुम्हें अपने प्यार से मना लूंगा। और रही बात ये कि तुमने मुझे उस वक्त रोक दिया, तो उसका हिसाब तो मैं बाद में लेकर रहूंगा। अभी तुमने जितना रोकना है रोक लो, पर एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद ये स्वयं सिंह से कहा किसी की नहीं सुनेगा। उसके बाद तो तुम सिर्फ मेरी होगी, और फिर हम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं होगी। शहनाज ने जब ये सुना, एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई, जिससे स्वयं समझ गया कि शहनाज की आंखें क्यों नम हो गई। स्वयं उसके गालों को सहलाते बोला, महबूबा अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और एक बात हमारी शादी की, तो तुम निश्चिंत रहो, हमारी शादी होकर रहेगी। शहनाज कुछ नहीं बोली, पर उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। स्वयं शहनाज के बालों में अपनी उंगलियों को फिराते बोला, अब सो जाओ महबूबा, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर स्वयं शहनाज के बालों पर किस कर लेता है, फिर शहनाज के बालों पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, गुड नाइट महबूबा। ये बोलकर शहनाज को और भी कसकर जका लिया। फिर शहनाज भी स्वयं के सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्वयं लगातार शहनाज के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। वहीं शहनाज तो कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई और स्वयं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने शहनाज से कह तो दिया था कि उन दोनों की शादी होकर रहेगी, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। पर उसे पूरा विश्वास था कि उन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल जरूर होगी। अगली सुबह जब शहनाज की आंखें खुली, तो हर रोज की तरह आज भी स्वयं उसके उठने से पहले ही जा चुका था। शहनाज एक नजर रूम में चारों तरफ देखती है, फिर मुस्कुराती। वो धीरे से खुद में ही बड़बड़ाई, ये भी ना जाने कब उठकर चले जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। इतना कहकर वो शर्माते हुए अपने गालों को हल्का सा रब करके और खुद को अपनी बाहों में समेट लेती है। वो अभी भी खुद के अंदर से स्वयं की खुशबू को महसूस कर रही थी। वो धीरे से बेड पर से उतरी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद शहनाज सावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने अपने कपड़ों को पहने और अपने बालों को सेट करके रूम से बाहर निकल गई। फिर शहनाज सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर आई, तो पहले से ही वहां पर सभी मौजूद थे। रजत सितारा एक साइड बैठे हुए थे, वहीं बीच में मिस्टर गिल और उनके बगल में साली जी बैठी हुई थी। शहनाज जाकर साली जी के बगल में बैठ गई, फिर सबकी तरफ देख कर एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी सब भी शहनाज को गुड मॉर्निंग बोल दिए।